धन्यवाद। तो मैं भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर रहा था कि अगर जो है भारत देश के अंदर पिछड़ी जाति के नेतागण भविष्य में कभी राजनीतिक आरक्षण की मांग करते हैं कि हमको राजनीतिक आरक्षण चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि उन्हें गवर्नमेंट को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती की जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अंदर कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं। और जैसा कि 500 से ज्यादा जो है विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं और जो है 60 से कम नहीं हो सकते हैं, तो जिन क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि जनसंख्या बढ़ गई है? तो वो जनगणना से ही पता चलेगी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की जनगणना में अगर संख्या बढ़ जाती है, तो फिर अनुसूचित जाति और के लोग जो है सीटों को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लोग भी मांग कर सकते हैं और उसी तरीके से पिछड़ी जाति के लोग भी भारत में राजनीतिक आरक्षण की मांग कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब उनकी जनगणना होगी और उसी जनगणना के आधार पर प्रदेशों के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है विधानसभा के सदस्यों की 500, वो 500 तक पहुंच सकती है और अगर जनसंख्या कम है तो उसे घटाया भी जा सकता है। संविधान में ये एक शक्ति जो है प्रदान की गई है। अनुच्छेद 170 के अंदर अनुच्छेद 170(3) स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकरण द्वारा और इस तरह से पुनर्समायोजित किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया ये है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर जनगणना ही नहीं हो पा रही है। टेक्निकल इशू तो यही है कि पहली बात यह है कि जनगणना होनी चाहिए और जनगणना ही नहीं हो पाएगी तो इस आर्टिकल को जो है कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है इन फ्यूचर। लेकिन अगर जनगणना पूरी हो जाती है तो फिर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और सिक्किम छोटा है, तो हम उत्तर प्रदेश की बात करके एग्जाम्पल देते हैं कि कितनी संख्या होनी चाहिए, यहाँ की संख्या कितनी होनी चाहिए और कितने सदस्य यहाँ से निर्वाचित होने चाहिए, विधानसभा में जाने चाहिए। सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उसमें कितने अनुसूचित जाति के सदस्य होने चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि उसमें अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए ये डिपेंड करेगा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पे, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पे, जो जनगणना में स्पष्ट फिगर आ जाएगा। परंतु प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए जो है अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र है, जैसे कि जो है कोई क्षेत्र चुन लीजिए, अब उस क्षेत्र का परिसीमन कितना हो,
और उसके बगल में जंगल है, विधानसभा। नॉन रिजर्व, रिजर्व, नॉन रिजर्व। तो नॉन रिजर्व में कौन कौन से गांव, कौन कौन से कस्बे, कौन कौन से शहर आएंगे, और रिजर्व में कौन कौन से गांव, कौन कौन से कस्बे आएंगे। ये जो विभाजन है, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, पूरे उत्तर प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से विभाजन किया जाएगा कि भाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये विधानसभा, यहाँ से लेके यहाँ तक यह विधानसभा। और उस तरीके से विभाजित जो किया जाएगा, विभाजित करने का आधार क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा। पहला ग्राउंड तो यही होगा कि अनुसूचित जाति को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त है, तो इनके लिए रिजर्व सीट करना होगा। कहाँ पे किया जाए, उनकी जनसंख्या कहाँ पे है, कितनी है, ग्राउंड, वो जनगणना में डिसाइड होता है। और उसी को डिसाइड करने के लिए, इस प्रक्रिया को डिसाइड करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्राधिकरण काम जब करेगा तो वह ऐसे नहीं काम करेगा, संसद के द्वारा जो है उस का निर्माण किया जाएगा, और फिर जो है उसका प्राधिकरण जो है इस संबंध में कि कहाँ पर किस परिसीमन कैसे होगा और उस सीटों का विभाजन जो है होगा, ये सारी चीजें जो है उसके द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा और पुनर्समायोजन होगा। तत्कालीन जो मौजूदा विधानसभा है के विघटन तक विधानसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। कहने का मतलब है, अब जो परिसीमन होगा, तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो सरकार है, उस सरकार के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, रिजर्व कैंडिडेट, नॉन रिजर्व कैंडिडेट, टू पार्ट में ही हम बांटते हैं, क्योंकि टू ही पार्ट है यहाँ पर, रिजर्व कैंडिडेट और नॉन रिजर्व कैंडिडेट। तो रिजर्व कैंडिडेट नेक्स्ट नेक्स्ट परिसीमन में मान लीजिए कि जो है वो आबादी जो है, जनगणना हुई, जनगणना के बाद जो आबादी कहीं पर घट गई है, कहीं पे बढ़ गई, तो कहीं पे बढ़ गई तो सीट वहां चली जाएगी रिजर्व कैंडिडेट की, और कहीं पे घट गई तो फिर वो, और जिस अगर जनरल का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है तो वो सीट जनरल हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि परिसीमन में वह डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये जनरल की सीट हो गई है और ये रिजर्व सीट हो गई है। तो ये जो रिजर्व सीट हो गई है, इसका प्रभाव तत्कालीन जो सरकार में चुने हुए प्रतिनिधित्व है उन पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब ये सीट तो जनरल से कोई जीत के गया हुआ था और वहाँ वो सीट अब जो है रिजर्व में आ गई, तो अब वहां से जो है वो रिजर्व कैंडिडेट भेजा जाएगा और जनरल को वापस ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो है आर्टिकल 170 3 में बताया गया है। और ये डिपेंड करता है जनगणना के आंकड़े पे। जनगणना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि घर के अंदर एक स्त्री को खाना बनाने के लिए जानना होता है कि आज घर के अंदर कितने मेंबर हैं और कौन कौन खाना खाएंगे। यदि उसको फिगर ना पता चले कि आज कौन कौन खाना खाएगा, तो फिर खाना कम भी पड़ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यानी बना पाना असंभव है। तो इट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट, ये जनगणना तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके बगैर जो है विकास, समग्र विकास, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, जितनी भी योजनाएं हैं वह तब तक नहीं बन सकती हैं, जो प्लानिंग कमीशन है तब तक काम नहीं कर सकता है, सामाजिक न्याय तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि जनगणना ना हो जाए। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन
एनी कंट्री। अब अनुच्छेद 170 के संबंध में क्या है कि वाद विवाद, जब हम मसौदा समिति के अध्यक्ष ने खंड 3 के प्रांतुक में एक संशोधन पेश किया जो प्रतिनिधियों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 60 और 450 निर्धारित करेगा। मसौदा समिति के एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक 75,000 निवासियों पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। सभापति ने अपना संशोधन वापस ले लिया। जब मसौदा समिति के सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को एक स्वीकार कर लिया गया था, एक अन्य सदस्य ने तब इस खंड से असम के स्वायत्त जिलों और शिवांग की छावनी और नगर पालिका को बाहर रखने का प्रस्ताव रखा। यह एक अन्य सदस्य द्वारा समर्थित था, जिन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद 1 महत्वपूर्ण गैर आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों को वंचित कर देगा। इस संशोधन को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। तो ये कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, तो अभी तो सवाल ये पैदा होता है कि संविधान को समझने की जरूरत है। फिर संविधान में दिए गए अधिकार जब समझ में आ जाते हैं, तो संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों के अनुरूप जो है भारत के अंदर जो लीडर्स हैं उनको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। जब हम संवैधानिक बिंदुओं के आधार पर आंदोलन चलाते हैं और नेतृत्व करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे संविधान से निकल के आ जाएंगे जिनको फुलफिल करने की आवश्यकता है। तो यहीं पर जो है हम अपनी बात समाप्त करते हैं और देश के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और जो है उन का जो आधार बिंदु है वह है जनसंख्या में जनगणना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जनगणना अगर नहीं हो पाती है, जनगणना के आंकड़े देर से आते हैं, लटके रहते हैं, तो वैसी स्थिति में भारत के नागरिकों का विकास, समुचित विकास मुझे लगता है कि संभव नहीं है। प्लानिंग कमीशन प्लान कैसे करेगा जब तक कि उसके पास डाटा नहीं हो। तो सामाजिक रूप से जो है उन्नति होने में अवनति होगी। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। किसी के समझ कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस आर्टिकल 170 महत्वपूर्ण था, इसमें जो बिंदु रखे गए थे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आखिरी। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। अब फेस टू फेस बात हो सकती है। ये स्पीकर मोड आ गया। कोई सवाल करेगा? किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय राजाराम आनंद साहब को आमंत्रित करते हैं। माननीय राजाराम साहब। ये तो बहुत अच्छा आज का उद्बोधन है। इस पे तो सवाल आने ही चाहिए। बहुत सादा भी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी लोगों के सरोकार से संबंधित है। भाई जो है जानवरों की जनगणना होती है सर, और इंसानों को जिस जनगणना से फायदा है तो उन्हें पूछना तो चाहिए। आखिर मैं एक सवाल आप लोग से पूछता हूँ। चलिए, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। पिछड़ी जाति के लोगों से एक सवाल है हमारा
कि 26 नवंबर 1949 को भारत देश के अंदर संविधान लागू हुआ और आज 2023 चल रहा है। 23 जनवरी 2023 चल रहा है। पिछड़ी जाति के लोगों ने अभी तक जो है भारत देश के अंदर राजनीतिक आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन क्यों नहीं चलाया? ये मेरा पिछड़ी जाति के लोगों से सवाल है और यही सवाल का जवाब जो है, अगर आरबीएम में जुड़े हुए लोग हैं, उनमें कुछ पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, तो वह जवाब दें। और अगर वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जो लोग सक्षम हैं, अनुसूचित जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, जनजाति के हैं या किसी अन्य वर्ग से हैं, रिजर्व्ड हैं, नॉन रिजर्व्ड हैं, भारत का कोई भी नागरिक है, अगर इस वेबिनार में जुड़ा हुआ है, भारत धर्म मूल वंश जाति जन्म स्थान के आधार पर मैं विभेद नहीं करता हूँ, होना पसंद करता हूँ, तो वो मोस्ट वेलकम। इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि भारत देश के पिछड़ी जाति के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन जो है अपने राजनीतिक आरक्षण के लिए क्यों नहीं चलाया? किसी को कोई बताना चाहता है? हमारे साथियों में जुड़े हुए साथी हैं, अपना हैंड रेज करें। कोई शायद अभी तक कोई नहीं आया है सामने बताने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। चलिए अपने विवेक से बताइए कि आखिर ऐसा क्यों? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सर, इसलिए कि वो सबसे महत्वपूर्ण जो जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे होने के कारण वो यूनिटी में नहीं आ पाते, एक नहीं हो पाते हैं जी। हम बदल सर बताते भी हैं कि वो लोग क्षत्रिय लिखने लग गए हैं अपने आप को, तो वो अपने आप को पिछड़ा भी नहीं समझते हैं और वो एक है भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कई जातियों में बटे होने के कारण वो कोई बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन नहीं खड़े कर पाते हैं। अगर जब करते भी हैं तो स्टेट लेवल पे करते हैं और कुछ सालों बाद वो एडजस्टमेंट हो जाता है उनका, कहीं ना कहीं वो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं राजनीतिक दलों में, उनका मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसी जाति का पद दे दिए जाते हैं, तो उनका आंदोलन ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसा मैंने लगता है मुझे। हाँ, तो ये तो एक जो है बिंदु है। और कोई कुछ बताना चाहेगा इस सवाल का जवाब? हाँ जी जी जी, मैं अनिल सहगल सहारनपुर से। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। जी, मेरा ये मानना है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो थोड़ा अपने आप को जो है अनुसूचित जाति से अपर समझते हैं, और वो जो आंदोलन है वो अनुसूचित जाति के लोग तो चला रहे हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जब तक वो पिछड़ी जाति का व्यक्ति जो मंडल कमीशन का फायदा लेना चाहता है वो जो है आगे नहीं आएगा, तब तक ये पिछड़ी जाति का उन्मूलन जो प्रोग्राम है ये सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आपका क्यों नहीं स्टेटमेंट करते, इसका जवाब क्या है? सहगल साहब क्यों नहीं करते, इसका क्या जवाब है? और नेक्स्ट कोई बताना चाहे, और कोई नेक्स्ट जो बोलना चाहे? भाई, वी आर मेकिंग द लीडर, व्हेन वी विल स्पीक देन आई विल फील दैट यू आर लीडर। हमें 100 लीडर तैयार करने हैं तो बोलने वाले तो होने चाहिए। जब बोले कुछ भी बोलो, आपका विवेक क्या कहता है? अशोक साक्य जुड़े हुए हैं क्या कासगंज वाले? अशोक कुमार साक्य जुड़े हुए हैं क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है, कोई इसमें कानून के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अशोक कुमार कनौजिया जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, अशोक कुमार कनौजिया जी। जी हाँ, कोई भी मतलब गुना से बोल रहा हूँ। जी जी असल में क्या है कि पिछड़े वर्ग में अभी जैसा कहा था कि कई जातियां बटा हुआ है, तो कोई एक सर्वमान्य नेता उसमें नहीं हो पाता है, निकल पाता है। एक जाति का निकलता है तो दूसरा उसको टांग खींचने लग जाता है। तो जब तक सर्वमान्य नेता पिछड़े वर्ग में कोई नहीं होगा तब तक वो
लीडरशिप तैयार नहीं होगी तब तक वो आंदोलन भी तैयार नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। सर अपना नाम बता दीजिए आप। सर अपना नाम बता दीजिए। आपका अब नाम आ सवाल नहीं रहा है को इसमें। अब एसपी जाटव। सवाल को थोड़ा सा हम और स्पष्ट करें, है ना। सवाल को हम थोड़ा जी और स्पष्ट करें तो जवाब और करीब आएगा। सवाल आप ये को देखिए सर। जी जी सर, मैं आप ये सवाल देखिए, मैं जी मैं ये एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कर्पूरी जी जी ठाकुर बिहार के हाँ अंदर वो नाई जाति से थे, और हाँ उन्होंने जो है एक बड़ा आंदोलन तैयार किया, बिछड़ी जाति से थे। और हाँ उन्होंने जो है उस टाइम, मुझे याद है, मेरी अभी एज जो है 59 ईयर है, तो हाँ मुझे उसका थोड़ा थोड़ा याद है कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया था पूरे देश में, उस बिछड़ी जाति को जो है, बिछड़े वर्ग को इकट्ठा किया, और उसी के बल पर जो है बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग गुटों में बचा हुआ, वजह यह है कि नेतृत्व करने की क्षमता जो है वो बिछड़ी जातियों में बहुत कम है, और वो जो है वो अपने आप को आगे नहीं लाना चाहते। उनको जो जो बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये जो है उनको खा जाते हैं। ये एक कमी है सबसे बड़ी। अच्छा ठीक है, हम एक सवाल को थोड़ा जी सा और डीप में जाके बात करते हैं तो आंसर उसके आसपास आएगा। सवाल यही जी है, सवाल अब हम दूसरे ढंग से, इसी सवाल को दूसरे ढंग से पूछते हैं कि जी भारत देश के अंदर जी पिछड़ी जाति के लिए राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा, इशू जी जी अभी तक क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठा? पॉलिटिकल इशू क्यों नहीं इस बना? हाँ जी जी जी, हम मतलब हाँ इसका कारण ये है कि ये जो हाँ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना, मंडल हम्म कमीशन के बाद, काशीराम जी के आने के बाद जो हम्म नेता पैदा हुए हैं मंडल हाँ कमीशन से, वो लोग जो है अपने स्वार्थ में वर्गों में बटे, और उन्होंने जो है, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको वो महत्व नहीं दिया, नहीं तो ये एक बड़ा आंदोलन बन जाता, और हमारे हित के साथ साथ उनका भी इसमें बहुत बड़ा हित रहता, और वो अपने हम्म। आरक्षण को जो है आज प्राप्त कर जाते। लेकिन वो जो है अलग अलग गुटों में बट के वो इसको नहीं प्राप्त कर पाए। आप मॉल वगैरह झाले ठीक ना है, असे अब कोई पब्लिक कुछ कहना चाहता है और कोई नेक्स्ट सर जो इशू है? सर अब जय भीम हमारा जो नमो सवाल बुद्धाय। है, अब हमारा सवाल है कि अशोक कुमार पिछड़ी अहिरवार जी बोलना जाति चाह रहे के हैं। राजनीतिक आरक्षण, देखिए जी पिछड़ी जाति के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा भारत जी देश के अंदर 26 नवंबर 1949 से आज 23 जनवरी 2023 है, क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा है? क्यों नहीं किया गया? क्या ये पिछड़ी जाति के राजनीतिक आरक्षण को डिस्कस करने का काम जो है अनुसूचित जाति के लीडर नहीं कर सकते? अनुसूचित जनजाति के लीडर नहीं कर सकते? और क्या किया है। सामान्य वर्ग के लीडर नहीं कर सकते? क्यों? मुद्दा क्यों नहीं आया? जी जी ये मुद्दा नहीं क्यों किया नहीं है, आया? काशीराम जी ने किया था। ये काशीराम जी ने जो मंडल कमीशन उठाया था, तो इन्होंने जो है क्या नाम, आडवाणी ने राम राम यात्रा निकाली थी उसी को खत्म करने के लिए। यदि काशीराम जी को पिछड़ी जाति का पूरा सपोर्ट मिल जाता, तो ये जो है आज जो है इनके जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो बिछड़ापन है वो इनका दूर हो जाता, लेकिन इन्होंने उसको जो है आगे नहीं बढ़ाया। चलिए, अब काफी लोगों के जवाब आए तो सर उस जवाब के सर आधार पर मैं हमने जय मुंबई से भीम। बोल रहा हूँ, नरेश पाटिल। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए पाटिल साहब, आप तो मैं ओबीसी ये में कहना हैं। चाहता हूँ मैं ये कहना आप चाहता हूँ ओबीसी कि जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है। इसके लिए, इसके वजह से संख्या कितनी है हर एक जाति में, पिछड़ी जाति में, वो मालूम नहीं पड़ रहा है। ये एक मुद्दा मुझे बरोबर। लगता है। तो देखिए, अब एक एक केस हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, अपने पॉइंट अब आंसर पे आएंगे। एक हमने कानपुर में केस लड़ा, बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
और आपको सर 10 मिनट लेफ्ट हैं, समस्या का 10 समाधान मिनट मिल बचे हैं। जाएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं जो है अपने ऑफिस में चेम्बर में बैठा था, तब मैं जॉब में नहीं था, गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, और कानपुर में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता था, सिविल से मेरा कोई लेना देना था नहीं। और वहीं पर जो है एक व्यक्ति आया हमारे चेम्बर के अंदर, उसका नाम विजय वर्मा था। आया, कह रहा साहब आपका नाम हमने सुना है, बस हम सब जगह हो आए, हम विधायक जी क्या हो आए, हम पार्षद जी क्या हो आए, हम सब जगह हो आए, हमारी मदद किसी ने नहीं करी है, हमारी दुकान पर कब्जा हो गया है और हमने आपका नाम सुना है, आप ही हमारी मदद करो, नहीं यहीं पे हम अपनी जान दे देंगे। बैठ गया भैया। हमने कहा तुम कुर्सी पे बैठो और बताओ कि समस्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसकी बात हमने सुनी। उसकी दुकान पे एक जो है बगल वाला बाएं साइड से दीवार तोड़ के घुसा जा रहा था और दाहिनी तरफ से दूसरा वाला तोड़ के घुसा जा रहा था। और विजय वर्मा अनुसूचित जाति के कमजोर व्यक्ति थे, तो एक इधर से दीवार तोड़ के घुस रहा था, एक इधर से घुस रहा था, और जो है आधी आधी बांटने का प्रपोजल था। उससे कह रहे थे बेच दो, नहीं तो हम तो कब्जा कर लेंगे। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा विजय बाबू आप चाहते क्या हो? तो पता चला कि वो जो दाहिनी तरफ थे वो सरदार जी थे और बाईं तरफ साहू जी थे। साहू जी घड़ी की दुकान खोले थे और जो है दाहिनी तरफ वाले सरदार जी कपड़े की दुकान खोले थे। दोनों घुसे जा रहे थे उसकी जमीन पे, उसकी दुकान पे कब्जा करने के लिए। हमने डॉक्यूमेंट दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, लीगलिटी उसकी चेक करी। भाई किसी भी काम को आरंभ करने से पहले लीगलिटी तो चेक कर लें, नहीं तुम लीगल नहीं हो तो अतिक्रमण वाले उठा के ले जाएंगे। अगर सामने वाले से लड़ेंगे तो सामने वाला तुम्हारी दुकान को अतिक्रमण में उठवा देगा। तो मैंने ठीक है, सब देख लिया, डॉक्यूमेंट सही थे, सब कुछ सही था। तब हमने उसको कहा देखो भाई तुम्हारी दुकान का तो केस हम लड़ेंगे नहीं। कह रहा क्यों? हमने कहा दुकान का तुम्हारी केस नहीं लड़ेंगे, हमें ये बताओ कि इन दोनों में ज्यादा परेशान कौन कर रहा है? कह रहा वो सरदार जी परेशान कर रहे हैं। उस समय में बहुजन समाज पार्टी में जो है कोऑर्डिनेटर था भाईचारा कमेटी में। ठीक है, तो जो है हमने कहा अच्छा सरदार जी परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि सरदार जी की दुकान के ऊपर दावा ठोकते हैं। बात समझना, बात ध्यान से सुनना। कहीं वो तो सरदार जी की दुकान पे दावा ठोकने से क्या होगा? हमने कहा सरदार जी अपनी दुकान बचाने में एनर्जी खर्च करेंगे। अभी तुम्हारी दुकान पे कब्जा हुआ था, और दिया अच्छा नीचे रख देंगे, हाँ मेज पर रख देंगे। ध्यान से सुनिए भाई, आवाज नहीं करिए। हैं, हमने कहा सरदार जी आपकी दुकान पे कब्जा कर रहे थे, अब हम लीगल दावा पेश करेंगे और आपकी दुकान हो गई सरदार जी की दुकान, अब आपकी दुकान हो गई। ये बात आप ध्यान से समझ लो। और बाद में साहू जी की दुकान पे भी दावा पेश करेंगे। हैं, अभी सरदार जी की दुकान के ऊपर हमने दावा पेश कर दिया, कोर्ट के अंदर केस लगा दिया। सरदार जी भागे भागे, अरे मेरी दुकान नहीं है, ये तो उसकी दुकान नहीं है, मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है। सरदार जी परेशान हो गए कि ये मेरी दुकान है, साबित करने में विजय की दुकान पे कब्जा करना बंद कर दिया। अब भाई मैंने इतना जबरदस्त कार्रवाई करी कि सरदार जी की दुकान जाते जाते चली जा रही थी। अब सरदार जी पगला गए, पूरे कानपुर के सारे सरदार इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई। दीवान जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके पीछे दीवान जी है। दीवान जी को खरीद लो, दीवान जी को कोई खरीद नहीं सका आज तक, तो मुझे कोई खरीद भी नहीं सकता, है ना। कभी मैं बिकाने किसी का, जिसका पैरवी करी उसी के फेवर में रहे। सरदारों की मीटिंग हुई, फिर जो है पता चला कि दीवान जी के ऊपर जो है कैसे प्रेशर बनाया जाए। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के कानपुर के जिला अध्यक्ष एसपी टेकला जी थे। सारे के सारे 25-30 सरदार, सब सरदार वहां पहुंचे टेकला जी के पास। टेकला जी ने मैं फोन लगाया, दीवान जी कौन सा मैटर हैंडल कर रहे हो, सारे सरदार कानपुर के परेशान है। हमने देखो दुकान तो इसको मैं दिला के मानूंगा, वो सरदार वाली, मैं किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ, हमारे पास जो है सरदार जी के प्रतिनिधि भी आए
हमने कहा नो, आई विल नॉट टॉक यू, हम बात ही नहीं करनी है आपसे, आपसे हम मुलाकात नहीं करेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिसका केस लड़ रहे हैं सिर्फ उसी से बात करेंगे, उसी के फेवर की बात करेंगे, आपके लिए टाइम ही नहीं मेरे पास, मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया। आखिरी में क्या हुआ कि वो दोनों लोगों ने, सरदार तो परेशान हो गया और उसने जो है उससे वर्मा से, विजय वर्मा से समझौता किया कि भैया आज के बाद हम तुम्हारी दुकान की तरफ नहीं देखेंगे, और साहू ने समझ लिया कि अगला नंबर हमारा है। आज तक उसकी दुकान की तरफ नजर उठा के किसी ने नहीं देखी, कंप्रोमाइज हुआ। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, राजनीतिक बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, नाव बीच नदिया डूबी जाए। कबीर साहब की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, नाव बीच नदिया डूबी जाए। कैसे डुबाई हमने? सरदार जी की दुकान पर ऐसे केस और लड़ा हमने, है ना। फिर अभी पॉइंट पे आऊंगा। एक जो है, एक व्यक्ति आए हमारे पास, कहे हमारी लड़की के साथ बलात्कार हो गया। सर माननीय दीवान हाँ। साहब, मीटिंग खत्म होने वाली है, 3 मिनट चलिए बाकी फिर हैं। मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो पिछड़ी जाति के लोग जब पिछड़ी जाति की जनगणना की मांग करेंगे तो नहीं मिलेगी। अगर वो राजनीतिक आरक्षण की मांग करेंगे तो राजनीतिक आरक्षण को देने के लिए पिछड़ी जाति की जनगणना तो एक टूल्स है। हम कमरा नहीं मांगेंगे, हम पूरा का पूरा हवेली मांगेंगे, और जब हम पूरी की पूरी हवेली मांगेंगे ना तो कमरा नहीं मिलेगा, एक कमरा भी मिलेगा, बाथरूम भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, बढ़िया प्लाटिंग होगी, है ना। तो आंदोलन, राजनीतिक आरक्षण की जब हम मांग करेंगे तो जनगणना उसका एक पार्ट है। लोगों को ये समझ में आए कि राजनीतिक जनगणना क्यों करानी है। जब हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होने वाला है, और उस फायदे में ये जनगणना अवरोध है, तब हमारे पिछड़ी जात के लोगों को समझ में आएगा कि अवरोध को दूर करो भाई, आक्रोश निर्माण हो। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए अभी समय बहुत कम बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आपका अध्यक्ष भोजन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। माननीय राजा रामानंद साहब, कृपया आइए और अपना अध्यक्ष भोजन रखिए। थैंक यू। मतलब बहुत अच्छा आज का संविधान का संबोधन रहा, और काफी क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन आदरणीय धीमान साहब ने खुद ही लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो संविधान है, तो संविधान को हम लोग जब ये जानने की कोशिश करें कि भाई इसमें हमारे लिए क्या है, हमें यही नहीं पता। और जब ये पता नहीं है कि ये 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, इस पर सैकड़ों मीटिंगों में टाइम खर्च हुआ, और इसमें 350